Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं आपका जो आरआरबी जीके पनेशिया 2.0 सीरीज चल रही है उसका हमारा ये सेशन नंबर 3 है, राइट। सो इट इज़ योर 1+2+3 सेशन। ओके, इससे पहले आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड सेशन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है जाके कर लो और पेन पेपर पे सारी चीज़ें एक बार नोट डाउन कर लो। देखो, पेन पेपर लेने का क्या मतलब है, ये नहीं कि आप बहुत बड़ा उसको लेके बैठ के बनाओ। छोटे-छोटे पॉइंटर्स में जो-जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई टॉपिक एक्सप्लेन करता ही हूँ, तो आप उसे अच्छे से जॉट डाउन करिए, है ना? क्योंकि वहाँ से बार-बार क्वेश्चंस रिपीट होंगे, अब आपको देखने को मिलेगा धीरे-धीरे जब हम एक 20 सेशंस पूरे कवर कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको लगेगा अरे हाँ, ये तो चीज़ यहाँ से आ रही है, ये वहाँ से आ रही है, तो आपको बहुत कुछ आइडिया होने लग जाएगा। चलो ख़ैर, फटाफट से अब हम अपने ये हमने सारी चीज़ें कर ली थी, तो आज हमें करना है अरे! काफ़ी सारा पढ़ लिया हमने तो। ओके, ये हमें पढ़ना है आज। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14? क्या है ये, सेट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज़ लॉन्च्ड एट द बॉम्बे सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी बाय महात्मा गांधी इन 1942, यानी कि आपसे मंथ पूछा जा रहा है, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं ना, एक बड़ी प्यारी सी चीज़ करेंगे आज, टाइमलाइन ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है? टाइमलाइन ऑफ महात्मा गांधी। इससे क्या है ना, आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, आपका आरपीएफ का होगा या आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सब में महात्मा गांधी हो गए या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई या फिर आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसमें से हम एक एस्पेक्ट जो है महात्मा गांधी की टाइमलाइन का उठाएँगे। आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, आज सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। बड़ी प्यारी चीज़ है। इसको एक-एक करके आप देखिएगा। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो महात्मा गांधी जी कब पैदा हुए? 2nd ऑफ अक्टूबर 1969 में पैदा हुए। सॉरी, 1869 में, माय बैड। तो कब पैदा हुए? 2nd अक्टूबर 1869 में, ठीक? यहाँ पे क्या हुआ, इनका जन्म हो गया। ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ? पोरबंदर, गुजरात में जो है महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। ठीक है? इसके बाद में इनकी मैरिज हो जाती है 1882 में कस्तूरीबाई जी के साथ में। 13 साल की उम्र थी इनकी और कस्तूरीबाई जी के साथ में इनकी जो है मैरिज हो जाती है। फिर आता है ईयर 1888। अब देखो क्या हुआ, 1888 यानी कि ये 19 इयर्स के होंगे, तब क्या होता है, ये इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। पता है ना आपको, इन्होंने एलएलबी किया हुआ है, तो ये पढ़ने कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड, ठीक? फिर ये इंग्लैंड से कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा ये चीज़। ये डायरेक्ट साउथ अफ्रीका नहीं गए थे, कई सारे बच्चों को यही नहीं पता इन्होंने पढ़ाई इंग्लैंड से की हुई है, ठीक है? तो 1888 से आ जाता है आपका 5 साल बाद 1893 में जो है ये साउथ अफ्रीका पहुँचते हैं और जो गांधी जी का पॉलिटिकल करियर है वो कहीं न कहीं साउथ अफ्रीका जाने के बाद से ही शुरू होता है, ठीक है? तो ये पहुँचते हैं साउथ अफ्रीका और मतलब बेसिकली ये गए थे, एक अपना इनके क्लाइंट थे, क्योंकि ये लॉयर बन गए थे तो इनके क्लाइंट हुआ करते थे दादा अब्दुल्ला। ठीक है? उनको कुछ लीगल प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम को लेकर के ये साउथ अफ्रीका पहुँचे थे। साउथ अफ्रीका में भी डबलिन में लैंड हुए थे। ये भी, ये क्वेश्चंस की कोई यार इसमें मतलब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी ने पूछ ही रखे हैं। इसके बाद में आप आ जाते हो 1903 में। सबसे अब इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे शुरू हो गए हैं। 1903 में ये क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका में रहना स्टार्ट कर चुके हैं और साउथ अफ्रीका में ही ये एक न्यूज़पेपर जो है स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन, ठीक है? इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जाता है गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में, याद रखिएगा। सबसे पहला न्यूज़पेपर इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो है शुरू किया था। अब ईयर आ गया आपका उम, अच्छा, यहाँ पे आप बीच में ना 1-2 चीज़ें और ऐड कर लो। ये यहाँ पे 2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट हुई एक्चुअली। 1893 में ही जब ये अपने क्लाइंट से मिलने गए थे, उसी समय क्या हुआ, ये 10 साल क्यों रुके रहे, है ना? इसका रीज़न भी तो होना चाहिए। 1893 में बेसिकली क्या हुआ कि इनके साथ में हुआ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया भैया। क्या हो गया? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और ये किस तरीके से हुआ, जब ये फर्स्ट क्लास कैरेज में चढ़ गए तो इनको उठा करके बाहर फेंक दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि इनकी चमड़ी कैसी थी भई, काली चमड़ी के लोग हैं हम, तो इनकी भी ब्राउन चमड़ी थी और इनको बाहर फेंक दिया गया। अब बड़ा एक प्यारा क्वेश्चन होता है कि इन्हें किस स्टेशन पे फेंका गया था? एट व्हिच स्टेशन ही वाज़ थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, है ना? इन साउथ अफ्रीका।
स्टेशन का नाम याद रखिएगा, पीटर मार्टिज करके है, पीटर मार्टिज़बर्ग, ठीक है? ये है रेलवे स्टेशन का नाम। बहुत इम्पोर्टेंट है, एसएससी ने भी पूछ रखा है, आरआरबी ने भी पूछ रखा है और कई सारे स्टेट पीसीएस में भी पूछ रखा है, तो याद रखिएगा। इस स्टेशन पे इनको यहाँ पे बाहर फेंक दिया गया। तो अब भाई 1893 में यहीं से जो है इनके अंदर थोड़ी-सी एक बोलते हैं ना वो आग लगना, तो वो एक अंदर इनके आग जगी और इन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब हम कुछ ना कुछ इसमें काम करेंगे और इसी को लेकर के इन्होंने 1894 में फॉर्मेशन की थी नटल इंडियन कांग्रेस की, ठीक है? नटल इंडियन कांग्रेस, ठीक? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर क्या हुआ 1903 में इन्होंने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट हैं और फिर हम आगे आ जाते हैं, ठीक है? 1903 का टाइम हो गया। अब अब हम इसमें इन्होंने एक्चुअली एक फ़िनिक्स सेटलमेंट कराया था बट उसका मतलब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में तो नहीं आते हैं। तो ठीक है, उसको छोड़ते हैं, फिर हम 1906 की बात करते हैं। 1906 में जो है इन्होंने ब्रह्मचर्य की जो है प्रतिज्ञा ले ली थी। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि गांधी जी ने ब्रह्मचर्य कब से ले लिया? तो 1906 में जो है इन्होंने सेलिबेसी की शपथ ले ली थी और 1908 में आता है सबसे इम्पोर्टेंट इनका अस्त्र, जिसे हम सभी जानते हैं सत्याग्रह के नाम से। तो इन्होंने 1908 में जो है सत्याग्रह नाम के बेसिकली सत्याग्रह टर्म है एक, ठीक है? तो इसे जो है इन्होंने अडॉप्ट किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है इन व्हिच ईयर गांधी जी अडॉप्टेड सत्याग्रह, तो 1908 में अडॉप्ट किया। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, इनके कज़न हुआ करते थे मगनलाल गांधी, ठीक है? मगनलाल गांधी, मगनलाल गांधी। इनके गांधी जी के फॉलोअर भी थे, कज़न भी थे, फर्स्ट कज़न या सेकंड कज़न थे आई गेस। तो इनका एक्चुअली में ये एक इनका एक बिलीफ हुआ करता था सदाग्रह का। तो उससे ही प्रेरित होकर के उसमें और अपना थोड़े से व्यू पॉइंट डाल के गांधी जी ने सत्याग्रह टर्म को कॉइन किया और फिर इसे जो है अडॉप्ट किया, ठीक? अच्छा 1908 तक हम पहुँच चुके हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं अपना 1909 पे, 1909। 1909 में क्या हुआ कि यहाँ पे गांधी जी ने लिखा हिंद स्वराज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हिंद स्वराज्य गांधी जी ने कब लिखा था? 1909 ईयर में लिखा था, ठीक है? ज़्यादा बहुत डिटेल में भी नहीं जाना, जो बस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, उतनी बात करनी है, बाकी ज़्यादा हमें इधर-उधर लेना-देना नहीं है। फिर इन्होंने 1910 में जो है टॉलस्टॉय फॉर्म ये सारी की सारी कहानी साउथ अफ्रीका में ही चल रही है, ठीक है? टॉलस्टॉय फार्म की जो है इन्होंने स्थापना की। अब यहाँ पे एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट आता है 1912 में। 1912 में क्या होता है, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी पता है ना, गांधी जी के जो पॉलिटिकल मेंटर हैं या गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं, वो यही हैं, है ना? पॉलिटिकल मेंटर। ये क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका के दौरे पे निकलते हैं 1912 में, ठीक? और फिर ये अ, वहाँ पे जाके गांधी जी से मिलते हैं, इनके बीच में जो भी जैसी भी बातें होती हैं, फिर जो है गांधी जी अब आ जाते हैं इंडिया में। अरे यार! ये क्या है कि पेज ही खत्म, यहाँ पे लिखते हैं, देखो, कलर मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ, अब क्योंकि गांधी जी आ चुके हैं इंडिया में। इंडिया में गांधी जी कौन-सी डेट को आए, बहुत इम्पोर्टेंट है, 9th जनवरी 1915 को जो है गांधी जी इंडिया में आ जाते हैं। कहाँ आ गए अब गांधी जी? भई इंडिया में गांधी जी आ चुके हैं। ठीक। और इसके बाद में अब कहानी शुरू होती है। 1917 में जो है गांधी जी ने यहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम इन्होंने जो है यहाँ पे अपना स्थापना की, इस्टैब्लिश किया गया। यहाँ पे इन्होंने जो है रहना शुरू कर दिया और फिर यहीं से जो है 1917 से इनका बिहार में जाना होता है, राजकुमार शुक्ला जी से मिलना होता है और 1917 में यहाँ से शुरू हो जाता है आपका चंपारण सत्याग्रह, ठीक है? इसके बारे में मैं थोड़ी-सी डिटेल पे आऊँगा, लेकिन अभी हम टाइमलाइन पे चल रहे हैं तो मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में ही जा रहा हूँ, हैं? तो ये है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन व्हिच ईयर द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय गांधी जी वाज स्टार्टेड, तो यही था गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
1917 में जो है शुरू कर दिया, 1915 में आए थे, 17 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना हो गई। यहाँ पे ये और एक क्वेश्चन आता है वैसे किससे मिले थे, तो एक पीजेंट हुआ करते थे, एक किसान हुआ करते थे राजकुमार शुक्ला नाम के, उनसे मिलते हैं, फिर वो जाते हैं चंपारण में, देखते हैं क्या स्थिति है, फिर वहीं से जो है इन्होंने पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया। ठीक है, याद रहेगा ना? देखो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मन लगा के सुनना, ये नहीं कि खाना-पूर्ति करते जा रहे हो। नहीं तो मेरे इतने बिल्कुल इतने जोश में आके बोलने का क्या ही फ़ायदा है। हुँ। अब हम आ चुके हैं यार देखो 1917 तक की कहानी हो गई। 1918 में 1918 में ये करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है? और यही है गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने पहली हंगर स्ट्राइक कब की, तो 1918 में की थी। याद रहेगा ना अब? कभी भूलना नहीं है इन सब चीज़ों को, ठीक है? अब हम यार एक तो कुछ यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है? 1918 हो गया है। अब 1918 में पहले तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी। अब 1918 में ही क्या होता है भई? 1918 में ही होता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है? याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह था फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट ये जो खेड़ा सत्याग्रह था ना, ये था फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। समझिएगा इन चीज़ों को, है ना? फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। टी कहाँ चला गया इसका? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है? याद रखिएगा इन सभी चीज़ों को। पहली हंगर स्ट्राइक, पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब और ये सब चीज़ें अभी के अभी याद करके ख़त्म करनी है। ये नहीं कि मैं दोबारा लेक्चर देखूँगा, फलाना-ढिमकाना बातें। ये सब गंदी बातें नहीं करनी। अब 1918 हो गया। अब भैया हम आ गए हैं 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हो गया। अब 1920 में आ जाओ भैया। 1920 में क्या होता है ये होता है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अच्छा यहाँ पे ये एक बड़े लार्ज स्केल पे शुरू किया गया था 1920 में। बात समझ रहे हो? अगर पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो इट वाज़ खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा से शुरू हुआ। बट 1920 में ये काफ़ी लार्ज स्केल पे हो गया था। इंडिया से काफ़ी लोग जो है जा रहे थे गांधी जी के पास और जगह-जगह लोगों ने अपना नॉन कोऑपरेट शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये था एक बड़े पैमाने पे। तो अगर क्वेश्चन आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज़ स्टार्टेड इन 1920 करके आ जाओगे। अगर पहला वाला पूछ लेता है तो बिना कुछ सोचे समझे आप क्या कर दोगे? अपना ये क्या बोलते हैं 1918 में जो आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक? चलो भैया। अब देखोगे आप मैंने यहाँ पे ना 2 मतलब 1918 के बाद 20 कराया क्योंकि आपको वो नॉन कोऑपरेशन वाली चीज़ समझानी थी। लेकिन यहाँ पे बीच में 2-3 चीज़ें हुई हैं, है ना? ये देखो अब, ये इंडिया में आपको मतलब ये थोड़ा-सा मैंने इसलिए समझाने के लिए हमेशा बताता हूँ कि पता रहे वो पहला है, ये इंडिया में बड़े लेवल पे हो गया। तो ये इंडिया में बड़े लेवल पे 2 साल में कैसे आया? है ना? दिमाग में घंटी बजनी चाहिए ना? तो अब आपके दिमाग में जैसे ही घंटी बजी आपने कहा सर क्या हुआ होगा बताओ तो? फिर मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि 1918 में तो खेड़ा से शुरू हो गया। फिर 1919 में क्या हुआ सत्याग्रह गांधी जी ने एक रोलेट एक्ट आया था, ठीक है? अब ये आप मुझे कमेंट में बताएँगे भैया रोलेट एक्ट को आपको मतलब क्या था इसमें? व्हाट वाज़ द एसेंस ऑफ द रोलेट एक्ट? तो रोलेट एक्ट आया, गांधी जी ने कहा कि भैया इसको ये खिलाफ जो है सिविल डिसोबीडियंस करना पड़ेगा। सब लोग अपनी-अपनी गिरफ्तारी देंगे, जेल में जाएँगे, कोई ये लॉ नहीं मानेंगे। इसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया, ठीक? तो सत्याग्रह हुआ अगेंस्ट रोलेट एक्ट। सत्याग्रह, ठीक है? तो यानी कि अब आपको बात समझ में आई रोलेट एक्ट आया था उसके खिलाफ कहीं न कहीं देश में जगह-जगह कहीं एक-एक जो है चिंगारी सुलगनी स्टार्ट हो गई थी। सत्याग्रह की शुरुआत हो गई थी और 1919 में ही एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है और अब ये मतलब बड़ा ही एक बहुत ज़्यादा वायलेंट जो है जैसे लोग बोलते हैं ना कि हिटलर ने ये किया, वो किया, हम उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं मतलब पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में अलग-अलग जो दुर्घटनाएँ हुई हैं लोगों के साथ में, उन सभी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। बट आई थिंक कि जो ये अपना जलियांवाला बाग मैसेकर है, इतना ज़्यादा लोग इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। तो ये जो है एक बड़ा ही मनहूस दिन कहेंगे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है?
आप अगर विज़िट करोगे तो वहाँ पे अभी भी आपको जो है गोलियाँ धँसी दिखाई देंगी। मैं तो जब लास्ट टाइम गया वहाँ रेनोवेशन वगैरह हो रहा था, आई डोंट नो क्या होगा अभी। बट वहाँ मतलब वहाँ जाते ही आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा अंदर से ऐसा लगेगा कि ये क्या था? ख़ैर, तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, एक घटिया आदमी था रेजिनाल्ड डायर नाम का, उसने जो है यहाँ पे जनरल था ये और इसने यहाँ पे गोलीबारी करने का आदेश दे दिया और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मर जाते हैं। फिर बाद में ऊधम सिंह जी जाके ख़त्म करते हैं वो ओ डायर को, ठीक है ना? ओ डायर को ख़त्म करते हैं बिकॉज़ ये तो अपने आप ही मर गया था। तो ये हुआ 13 अप्रैल को, ठीक है? अच्छा। अब ये इतने दुष्ट कि भई इन्होंने कहा ये हुआ तो इसकी ये जाँच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन करते हैं। और हंटर कमीशन में वही बात है कि यार तुम अपना ही क्या वो अपना कुछ नहीं उसमें कुछ नहीं होता खैर रिपोर्ट में। तो इन सभी लोगों से इन सब इवेंट से क्या है कि लोग बिल्कुल भड़क जाते हैं। ये 1920 में हंटर कमीशन आया था, है ना? 1920 में। तो लोग बहुत भड़क जाते हैं हंटर कमीशन आने के बाद और गांधी जी क्या करते हैं फिर नेशन वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं। इस तरीके से ये 1920 में शुरू होता है। ठीक है, पूरी चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, सारी चीज़ें क्लियर है ना? एक बार दिमाग में सोच लो कि मैंने ये पढ़ लिया, पॉज़ करके सोच लो जो भी है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ गए हम। यार फिर ये क्वेश्चन कहाँ पढ़ाऊँगा? तो चलो ख़ैर यहाँ पे थोड़ा-सा साइड में कर लेंगे। देखो 1920 तक की कहानी हो गई। नेशन भर में देखो बड़े ही बड़े पैमाने पे पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। उसी समय क्या होता है 1922 में एक इंसिडेंट होता है, जिसे हम किस इंसिडेंट के नाम से जानते हैं? चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है? अब चौरी चौरा इंसिडेंट कौन-सी डेट को हुआ याद रखिएगा, इसकी डेट भी पूछ ली जाती है। तो कब हुआ था ये? 4th फ़रवरी को, 4th फ़रवरी 1922 डेट याद रखिएगा। जैसे कि ये ऊपर वाले क्वेश्चन में देख रहे हो ना, क्विट इंडिया मूवमेंट का वो मंथ भी पूछ रहा है, इसी तरीके से। अच्छा, मैंने देखा है कि यार कई बच्चों को लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने जाकर के सीधा जला दिया पुलिस स्टेशन को, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था। काफ़ी भारी मात क्या हुआ गोरखपुर में देखो कोई भी इंसिडेंट होता है ना, तो आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। बिकॉज़ मैंने देखा है कई सारे बच्चों को चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। क्या हुआ गोरखपुर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में काफ़ी भारी मात्रा में लोग जो है पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोले तो वो लोग बड़े ही आराम से बिना किसी वायलेंस के जा रहे थे। बट यहाँ पे क्या होता है 4 फरवरी को कि जो पुलिस है पुलिस को आदेश दे दिए जाते हैं कि आप इन लोगों की भीड़ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ थी वहाँ पे, कि इन लोगों पे फायर स्टार्ट कर दो, फायरिंग स्टार्ट कर दी जाती है। तो इस फायरिंग स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है, लोग बिल्कुल भड़क जाते हैं कि भई एक इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है 1919 में, जलियांवाला बाग का मैसेकर हो चुका है। तो लोगों के अंदर ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर के बहुत गुस्सा था और जब वो फिर से ये फायरिंग का इंसिडेंट होता है, तो फिर एक पूरी पुलिस चौकी को यहाँ पे चौरी चौरा में जला दिया जाता है। इसके रिवर्ट में पूरी भीड़ जाके मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं और इसमें टोटल 25 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें 22 पुलिसमैन होते हैं और 3 सिविलियन होते हैं। तो दिस इज़ द फुल स्टोरी ऑफ योर चौरी चौरा इंसिडेंट इन ब्रीफ। तो यहाँ पे ये हो गया 1922 में और फिर यहीं 1922 में क्या होता है, गांधी जी इस चीज़ से बहुत आहत होते हैं बिकॉज़ देखो कुछ भी हो अगर नॉन वायलेंस से हम जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें नॉन वायलेंस से होनी चाहिए बट वो तो अब जो भी हुआ इंसिडेंट तो यहाँ पे क्या होता है गांधी जी 12 फरवरी को इस इंसिडेंट को बोलते हैं कि यहीं पे हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो वो क्या कर देते हैं कॉल ऑफ कर देते हैं। ठीक, आपका यहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको कॉल ऑफ कर दिया जाता है। ये कहानी 1922 तक की। अब फिर इसके बाद में आपको पता ही होगा कांग्रेस वगैरह वहाँ पे बन चुकी थी तो 1924 में गांधी जी पहली और आखिरी बार यहाँ पे आई इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, ही प्रिसाइड्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924 और कहाँ पे ये सेशन होता है बेलगाम में। ठीक है, तो बेलगाम सेशन में जो है गांधी जी यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक, अब इसके बाद 1925 में जो है यहाँ पे गांधी जी ने एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था, याद रखिएगा, ऑल इंडिया ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन। ठीक है, तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन 1925 में फॉर्म किया गया गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब 1925 में ही जो है यहाँ पे गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश होती है। ठीक है, कौन सी ऑटोबायोग्राफी? द स्टोरी ऑफ माई द स्टोरी ऑफ माई
एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, है ना? तो ये ऑटोबायोग्राफी होती है क्योंकि गांधी जी ने खुद ही लिखी हुई थी। तो ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी। याद रखिएगा ये भी आता है कौन से ईयर में पब्लिश हुई? 1925 में। अच्छा, अब 1929 में क्या होता है? 1929 में एक रिज़ॉल्यूशन पास किया जाता है पूर्ण स्वराज का। ये क्वेश्चन भी आता है भैया, याद रखना कि पूर्ण स्वराज कौन से ईयर में पास किया गया था? मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन-सा सेशन चल रहा था? तो ये लाहौर सेशन चल रहा था, ठीक है? लाहौर सेशन में जो है पूर्ण स्वराज की माँग की गई 1929 में। अब 1930 में जो है गांधी जी अपने आश्रम से डांडी मार्च शुरू कर देते हैं। 1930 को शुरू हो जाता है डांडी मार्च, ठीक? क्या शुरू हो गया भैया? अब डांडी मार्च शुरू हो गया। कहाँ से शुरू किया था? आपने आश्रम से शुरू किया था, साबरमती आश्रम से, है ना? और इधर 1931 में फिर क्या होता है, इसके इम्पैक्ट पड़ता है और गांधी-इरविन पैक्ट यहाँ पे साइन कर लिया जाता है। गांधी-इरविन पैक्ट में क्या कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा बिकॉज़ अब मैं इनके और डिटेल में घुस गया ना, फिर तो वो हो गए क्वेश्चंस। ठीक है। चलो ख़ैर 1931 में आप मुझे ये बताइएगा गांधी-इरविन पैक्ट में क्या हुआ, इम्पोर्टेंट बात क्या थी, है ना? ऐसे क्या होता है कमेंट में भी आप लोग डाल दोगे, मैं पिन कर दूँगा, बाकी बच्चे भी देख लेंगे, टाइम भी सेव होगा, है ना? ऐसे एक होना चाहिए ऐसा इंटरेक्शन। 1931 हो गया। अब 1931 में ही जो है क्या गांधी जी पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे क्या? याद रखना गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे। इसीलिए गांधी-इरविन पैक्ट होता है। गांधी-इरविन पैक्ट में कहा जाता है कि भैया आप गांधी जी जो है अपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप हमारे पार्टिसिपेट करिएगा। तो फिर यहीं पे 1931 में होता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कहाँ पार्टिसिपेट करने जाते हैं? लंदन में जाते हैं। लंदन में लंदन से गांधी जी ने ऑलरेडी पढ़ाई भी की हुई है ना? चलो, अब मैं इधर लिख दूँगा थोड़ी-सी बातें। हम 1931 तक तो ऑलरेडी पहुँच ही गए हैं। चलो ख़ैर तो अब आप आ जाओ 1932 में। 1932 में क्या होता है? पूना पैक्ट साइन किया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, पूना पैक्ट किस-किस के बीच में हुआ? तो गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में जो है, ये पूना पैक्ट साइन किया जाता है। क्यों? मतलब इसका मेन मुद्दा क्या था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, इनको क्या किया जाए? कुछ रिज़र्व सीट दी जाए, है ना? क्या किया जाए? इनको रिज़र्व्ड सीट्स दी जाएँ, है ना? तो ये भी मतलब अलग-अलग जो प्रोविंसेस हैं उनमें इनको रिज़र्व्ड सीट दी जाए तो इस नंबर ऑफ सीट भी करा दूँ क्या वैसे? चलो करा देता हूँ। मद्रास में जैसे कि अगर हम देखो पहले टोटल कितने प्रोविंस थे? आपके 8 प्रोविंस हुआ करते थे, जिसमें मद्रास में कहा गया कि 30 सीट रिज़र्व करो। ऐसे ही बंगाल में भी बोला गया कि बंगाल प्रोविंस से 30 सीट रिज़र्व करो। है ना? पहले क्या थे? ये हुआ करते थे प्रोविंसेस। मद्रास हो गया, बंगाल हो गया और फिर आपका 30 सीटें 2 थीं, 20 सीटें 2 जगह से थीं, सेंट्रल प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस से कहा कि भैया 20-20 सीटें दो। कितने हो गए ये? 1, 2, 3, 4 हो गए हैं। इसके बाद में बॉम्बे बॉम्बे एंड सिंध। बॉम्बे एंड सिंध प्रोविंस से जो है 25 सीटें, आपके 5 ये हो गए और फिर बिहार और उड़ीसा से 18 सीट थी। बिहार एंड उड़ीसा से 18 सीट। इसके बाद में आपका पंजाब एंड असम। पंजाब से 8 सीटें और फिर आपका असम से 7 सीटें। ये मैं क्यों करा दिया? क्योंकि यार ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में आ चुका है। एनटीपीसी में मतलब ये 2014 वाला रिक्रूटमेंट इससे पहले जो हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ गया था। तो अब ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, क्या ही करेंगे। ठीक है, 1932 भी खत्म हो गया अभी। अच्छा, 1932 में ही तो हरिजन सेवक संघ बना था, ये भी याद रखना। 1932 में गांधी जी बनाते हैं हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की जो है यहाँ पे फॉर्मेशन की जाती है और फिर 1933 से इन्होंने एक जो है एक मैगज़ीन टाइप की पब्लिश करनी शुरू कर दी थी जिसका नाम था हरिजन सेवक। हरिजन सेवक नाम की मैगज़ीन 1933 से। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, हरिजन सेवक अगर मैगज़ीन दिया होगा वहाँ 1932 करके आ जाते हैं, तो ये गलती मत करना।
हरिजन सेवक नाम की एक मैगज़ीन है, हरिजन सेवक संघ पहले बना, मैगज़ीन बाद में आनी स्टार्ट हुई। इतनी सी क्लैरिटी तो आपको मतलब अगर आप लेक्चर में करके जाओगे फिर गलत करके आओगे तो मैं क्या करूँगा? उल्टे ही लटकाऊँगा। हुँ? चलो ख़ैर। इसके बाद में आपका आता है 1942। अब भैया ये देखो 1942 आ गया। तो भैया 1942 में एक बात बताओ, कोई वर्ल्ड वॉर चल रहा था क्या? कौन-सा वर्ल्ड वॉर चल रहा था? कमेंट करके बताना, ठीक है? तो ख़ैर 1942 में 8 अगस्त की बात है। यहाँ पे क्या चल रहा था? बॉम्बे सेशन चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि भैया अब जो है हम क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च करेंगे। तो फिर यहाँ से शुरू हो जाता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया। गांधी जी ने यहीं पे अपना एक वो दे दिया नारा, डू और डाई, करो या मरो। भैया किसने दिया? गांधी जी ने दिया। याद रखना कौन से ईयर में दिया? 1942 में, एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है? अच्छा, अब ये खत्म कब हुआ? 1942 से लेकर के 1945 में क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो जाता है। मांगे जो हैं वो मान ली जाती हैं। 1946 में 3 मेंबर्स का एक डेलीगेशन आता है। 1946 में ब्रिटेन से जो है बेसिकली 3 लोगों का मेंबर आता है, जो कि भारत को आज़ाद करने के बारे में जो भी रिज़ॉल्यूशंस होने थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह बननी थी, तो ये सारी बातें, है ना? क्योंकि मतलब कांग्रेस से मिलने के लिए 3 मेंबर की यहाँ पे एक डेलीगेशन आता है, जिसमें कि क्रिप्स होता है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स यू कैन से, एंड इसमें आपका एक तो लॉरेंस होता है, क्रिप्स, लॉरेंस, और तीसरा वो क्या बोलते हैं, सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर, ठीक है? अलेक्जेंडर हो गया। तो क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर ये तीनों आते हैं 1946 में, और 1946 में आगे इनके आने के बाद में कांग्रेस के साथ मिलके इनकी बातें शुरू होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। फिर 30th जनवरी 1948 को आता है वो दिन जब यहाँ पे गोडसे असैसिनेट कर देता है गांधी जी का, ठीक है? गोडसे यहाँ पे बेसिकली गांधी जी का असैसिनेशन कर देता है। इसके बाद में 1948 में ही यहाँ पे यमुना नदी में जो है इनकी अस्थियाँ बहा दी जाती हैं। कौन इनका अंतिम संस्कार करते हैं? रामदास, ठीक है? और फिर यहाँ पे राजघाट में इनका मेमोरियल बनाया जाता है। कहाँ बनाया गया है? राजघाट में, ठीक? तो ये पूरी कहानी है गांधी जी की। आई होप कि आपको अब बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक चीज़ और ऐड कर लेना कि इनको साउथ अफ्रीका में ही एक कैसर-ए-हिंद नाम का अवार्ड मिला था, बिकॉज़ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे लोगों की मदद करी थी, वॉर वगैरह चल रहे थे। देखो इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म जब बनाई तो वहाँ पे सत्याग्रहियों को अपना सहारा दिया था। कुछ इन्होंने एम्बुलेंस सर्विसेज़ भी मतलब लोगों को नर्सिंग सर्विसेज़ भी दी, तो अच्छा काम किया, उसके लिए इनको कैसर-ए-हिंद भी मिला था, ठीक? अब ये आप ओवरऑल जो है पूरा गांधी जी की टाइमलाइन मैंने आपको समझा दी है। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? गांधी जी से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, कभी लाइफ़ में छोड़ के मत आना, ठीक है? बहुत मैंने डिटेल में बता दिया है, इससे ज़्यादा मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके बता दी हैं सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा क्रक्स आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो एक पेपर में सारे पॉइंट ये नोट कर लेना। फिलहाल इस क्वेश्चन का तो आंसर दे दो बेशर्मो। क्या है? अगस्त विल बी योर राइट आंसर, 8th अगस्त, है ना? चलिए, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आप कहोगे सर देखो एक ही क्वेश्चन करा हमने तो 14th क्वेश्चन ही हो पाया, तो ऐसी गंदी बातें नहीं करनी। अभी मैं चाहूँ तो इसके ऊपर 100 क्वेश्चन बना के फेंक देता। बट हमें क्वेश्चन के साथ यार उसके सेंस को समझना है। ये नहीं कि रट्टाफिकेशन क्वेश्चन ही करते चले जा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब कम से कम गांधी जी की सारी चीज़ें तो फिनिश हो गई। चलिए भई 15th क्वेश्चन देखते हैं। तो भई आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फिक्की, ओके ठीक है, तो ठीक है, बस यही चीज़ है कि फिक्की कौन से ईयर में फॉर्म हुआ। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, और फिक्की तो जाने कौन से ज़माने से रिपीट हो रहा है। फिक्की देखो यहाँ पे कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ, तो लिख लो सारे लोग, 1927 में हुआ था। इसकी फॉर्मेशन ये भी क्वेश्चन आता है किसने की थी, तो 2 लोगों ने मिलके की थी, घनश्याम दास बिरला जी ने, घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ठीक? इन 2 लोगों का आप नाम याद रखिएगा। अगर हम आज के टाइम पे बात करें इसके प्रेसिडेंट कौन हैं, तो अगर लिखना चाहो ये भी लिख लो। इसके प्रेसिडेंट हैं आज के टाइम पे अनीश शाह। अनीश शाह हैं एज़ ऑफ नाउ, बट ये नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। आ जाए तो
अगर मतलब चेंज होंगे आपके एग्ज़ाम के टाइम तक, ऐसा करंट में रहेंगे तो मे बी आ जाए। बट ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ईयर और ये इनके फाउंडर का नेम, है ना? 1927। 2-4 ऑर्गनाइज़ेशन और देख लो भई यहाँ पे आए ही हो तो। नाबार्ड देख लो सबसे पहले तो, नाबार्ड बहुत पूछा जाता है यार, है ना? नाबार्ड। नाबार्ड का सबसे पहले तो मुझे फुल फॉर्म बता दो। नहीं बताओगे क्या? हुँ? फुल फॉर्म मैं नहीं लिख रहा, जाओ। बताना आपको ही पड़ेगा या फिर मैं किसी का नहीं आएगा सही आंसर तो अगले सेशन में बताऊँगा। ये फ़ॉर्म किया गया 12 जुलाई 1982 को, ठीक है? अच्छा, इसकी फ़ॉर्मेशन तो मतलब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि किस एक्ट के थ्रू इसकी फ़ॉर्मेशन की गई, तो नाबार्ड एक्ट 1981 के थ्रू जो है इसकी फ़ॉर्मेशन की गई थी। नाबार्ड एक्ट 1981 का, ठीक। अच्छा, एज़ ऑफ नाउ अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसके चेयरमैन कौन हैं, तो शाहजी केवी हैं इसके चेयरमैन। शाहजी केवी क्या हैं इसके चेयरमैन हैं। राइटिंग किसी को समझ में नहीं आ रही है, ऐसा है क्या? देखो भाई राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, अगर आप कहेंगे कि राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो आपको उल्टा लटकाऊँगा, क्योंकि सारी चीज़ें बोल तो रहा ही हूँ ना। चलिए, ये हो गया, फिर आरबीआई के बारे में पता होना ही चाहिए, आरबीआई। फटाफट बता दो आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई देखो, आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू आया था, यहाँ पे लिख देता हूँ 1934 का जो एक्ट था इसके थ्रू ये आया था। और ये बेसिकली फॉर्म कब हो गया, तो इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हो गया, नेशनलाइजेशन, तो आरबीआई नेशनलाइज हो गया था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप। अच्छा जी, आरबीआई के हेडक्वार्टर एज़ ऑफ नाउ कहाँ हैं? मुंबई हैं। अब आप मुझे एक बात और कमेंट करके बताइएगा, क्या हमेशा ही आरबीआई के हेडक्वार्टर्स मुंबई रहे हैं क्या? या फिर कभी ऐसा भी था कि कलकत्ता वगैरह कहीं थे? हुँ? चलो, इसके जो अभी एज़ ऑफ नाउ गवर्नर हैं, गवर्नर हमारे आरबीआई के कौन हैं? तो ये हैं शक्तिकांत दास जी, शक्तिकांत दास। ये पहले जो है एक आईएएस ऑफ़िसर थे। ख़ैर इसके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर हैं। चारों डिप्टी गवर्नर में एक तो राव हैं, ठीक है? एक हैं आपके स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। देखो कभी भी किसी का नाम याद करना हो ना, तो एक ऐसा लिंक बना लिया करो कि बस ये इतना सा याद करूँगा तो मुझे याद आ जाएगा। अब बाकी मेरे को ये पूरा नाम लिखने की क्या नीड है? ये शायद इनका नाम है एम राजेश्वर राव है शायद, बट फिर भी क्योंकि आपको एमसीक्यू एक ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो अटेम्प्ट करने जा नहीं रहे हो। तो ख़ैर टी रविशंकर जो हैं आपके 3rd हैं और ये अपने देव पात्रा जी हैं, ठीक है? पात्रा जी करके याद कर सकते हैं आप इनको। ये हैं 4th डिप्टी गवर्नर। तो ये कहानी है आरबीआई की। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा किचपिच सा लग रहा है क्या? कल से एक्स्ट्रा पेजेस लेके आऊँगा। अब यार एक ये सेबी भी याद कर लो, है ना? क्योंकि सेबी इतने दिनों से न्यूज़ में भी बना हुआ है और अच्छा खासी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है ना? सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ईज़ी है ये सबको आता ही होगा। फॉर्म हुआ था ये बेसिकली एस्टैब्लिश कब हुआ? अप्रैल 12, 1988 को। अगर मैं बात करूँ इसको स्टैच्यूटरी बॉडी कब बनाया गया, तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी बना था 30th जनवरी 1992 को, है ना? ऐसा याद रख लेना इसको, ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। और इसके हेडक्वार्टर्स पता ही है मुंबई में हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और फिर अब क्या और क्या याद रखोगे? हाँ, चेयरपर्सन याद कर लो। इसकी जो चेयरपर्सन हैं, ये हैं माधवीपुरी बुक। आई होप जो लोग न्यूज़ देख रहे हैं यार उनको तो पता ही होगा। डेली की डेली जो है सेबी ग्रेडे वाले खड़े हो जाते हैं वहाँ पे कि भई इस्तीफ़ा दो, तो वहाँ यही चल रहा है वर्क कल्चर को लेके, ठीक है? माधवीपुरी बुक जो है, बुक हैं, बुच है, जो भी है, आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनंसिएशन इफ आई एम डूइंग दैट, है ना? बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि क्या करेक्ट प्रोनंसिएशन है इनका। तो ये से भी हो गया। और तो यार ये बहुत अभी और भी हैं इंस्टीट्यूशंस, बट अभी इतने ही याद कर लो, फाइनेंशियल वाले याद कर लो। और भी क्वेश्चन आएँगे वहाँ पे हम और देखेंगे, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया। दुनिया देखो इसरो की बात करी, इसरो आ ही गया। ठीक है यार। तो अ अब एक काम करो, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। और ठीक है, आई होप कि आपको आज की चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। और हमने आज कितने क्वेश्चन किए हैं, ऐसा नहीं बोलना है कि 2 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है? नहीं तो वहीं पे आके उल्टा लटकाऊँगा किसी ने अगर ऐसा बोला।
बहुत क्वेश्चंस किए हैं हमने, बहुत चीज़ें समझी हैं, अब बाकी चीज़ें कल समझेंगे अगले वाले सेशन में, ठीक है? तो फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, फालतू की बातें हमें करनी ही नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करो, है ना? अगर ये सोच रहे हो मेहनत छोड़ के मैं थोड़ी-सी मक्कारी करके या फिर कोई शॉर्टकट है क्या? कोई शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में, ठीक है? एक बात हमेशा याद रखो, देयर इज़ नो शॉर्टकट, ओके? तो अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, जो भी है अपना लेके ख़त्म करो यार, क्या है? एंड करता हूँ फिर, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।